पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारक कितने? 3। एक कारक में जिसमें अपने लिखा सबसे पहले दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा आपने देखा घर्षण बल जिसको फ्रैक्शन फोर्स कहा है, और तीसरा पार्ट है कोरियोलिस बल। पहली बात ये समझ लें कि कोरियोलिस बल अपने आप में आभासी है, काल्पनिक है। जब पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है अपने अक्ष के ऊपर, तो इस बल की उत्पत्ति होती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए इसको आभासी या काल्पनिक बल भी कहते हैं। साथ में जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और उसी के आधार पर ही आप देखें विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती हैं, डिफ्लेक्टिव हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। और ऐसे बल को अपन नाम क्या देते हैं? विक्षेप बल या विक्षेपक बल, डिफ्लेक्शन फोर्स। इस विक्षेप बल की जो जानकारी देने वाले एक फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है जी कोरियोलिस, और जी कोरियोलिस ने जो जानकारी दी उसके आधार पर ही इस बल का नामकरण भी क्या कर दिया? कोरियोलिस। तो कोरियोलिस जो एक विद्वान का नाम है, उनके आधार पर ही इन्होंने खोज की, उसके आधार पर इसका नामकरण कर दिया। कोरियोलिस बल से सामान्यतः किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रश्न जरूर आता है, लेकिन आपको एक बार अच्छे ढंग से समझ में आए कि कोरियोलिस बल क्या है और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो पहली बात तो जो अपने कहा कि जो विक्षेप बल है, जिसको अपन कहें कोरियोलिस बल, ये सही मायने में किसके कारण उत्पन्न हुआ है? पृथ्वी की घूर्णन गति से। तो सबसे पहले तो इसका अर्थ लिखें। विक्षेप बल की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति डिफ्लेक्शन फोर्स, जिसको विक्षेप बल करें, विक्षेप बल की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति से होती है। इसका तात्पर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी तो इस बल की उत्पत्ति होगी, घूर्णन नहीं करेगी तो इस बल की उत्पत्ति। इसी एक सिंपल रूप में आप ये देखते हैं कि दिन के समय आप जैसे ही सूर्य उदय होने के बाद जब भी आप सड़क पे घूम रहे हैं तो पता चलता है, जब आप चलते हो तो आपकी छाया भी चलती है, जब आप रुक जाते हो तो छाया भी। इसका मतलब किसके सापेक्षिक होगी? वो आपके सापेक्षिक है। इसी तरीके से जो अपन के विक्षेपक बल है, ये किसके सापेक्षिक है? पृथ्वी की घूर्णन। घूर्णन करेगी तो उत्पन्न होगा, घूर्णन नहीं करेगी तो उत्पन्न नहीं होगा। लिखिए आगे, आगे लिखना। विश्व में सर्वप्रथम विक्षेप बल के बारे में फ्रांसीसी विद्वान जी कोरियोलिस विश्व में सर्वप्रथम डिफ्लेक्शन फोर्स, विक्षेप बल के बारे में फ्रांसीसी विद्वान जी कोरियोलिस
कोरियोलिस ने जानकारी दी। विक्षेप बल के बारे में फ्रांसीसी विद्वान जे.जी. कोरियोलिस ने जानकारी दी। इसी आधार पर, यानी पहली बार कोरियोलिस ने जानकारी देने के कारण, इसी आधार पर विक्षेप बल को कोरियोलिस बल भी कहा जाता है। इसी आधार पर विक्षेप बल को कोरियोलिस बल भी कहा जाता है। विक्षेप बल को कोरियोलिस बल भी कहा जाता है। अब कोरियोलिस ने इस विक्षेप बल को किस रूप में परिभाषित किया है, क्या अर्थ बताया है? कोरियोलिस ने बताया कि पृथ्वी की घूर्णन गति से जो उत्पन्न बल है, वो बल कौन सा है? विक्षेप उत्पन्न बल है। उससे पवनें अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं बताया उत्तर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में दाएं मुड़ती हैं या बाएं मुड़ती हैं। लेकिन ये कहते हैं अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है, डिफ्लेक्टिव हो जाती है, विक्षेपित हो जाती हैं। अब लिखना, कोरियोलिस के अनुसार अब कोरियोलिस महोदय क्या कह रहे हैं इसके बारे में? कोरियोलिस के अनुसार पृथ्वी की घूर्णन गति रोटेशन अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न विक्षेप बल जिससे पवनें अपनी मूल दिशा से, जहां चल रही हैं, पवनें अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं। जहां पवनें चल रही हैं उस दिशा से कुछ उनमें बदलाव आता है, कुछ मुड़ाव आ जाता है, कुछ विक्षेपण आ जाता है। ये कह रहे हैं पवनें अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं। इन दो शब्दों का उल्लेख करता है। लेकिन इसी कोरियोलिस बल को जो प्रयोग करते हुए एक विद्वान है फेरेल महोदय, और फेरेल महोदय ने प्रयोग किया इस कोरियोलिस बल का, और फिर अपने पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत में स्पष्ट किया, पवन जिस ओर प्रवाहित हो रही है उस ओर यदि मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में। ये जानकारी किसने दी? फेरेल ने। नेक्स्ट लिखना आगे, कोरियोलिस बल का प्रयोग करते हुए कोरियोलिस बल का प्रयोग करते हुए कोरियोलिस बल का प्रयोग करते हुए फेरेल महोदय ने कोरियोलिस बल का प्रयोग करते हुए फेरेल महोदय ने पवन की दिशा से संबंधित पवन की दिशा से संबंधित अपना नियम निम्न अनुसार दिया।
पवन की दिशा से संबंधित अपना नियम निम्न अनुसार दिया। और अब लिख दे फैरेल के अनुसार। फैरेल का नियम कई बार पूछा गया है। फैरेल कॉरियोलिस महोदय ने जो प्रयोग किया था उसी बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये बात तो पहले ही कॉरियोलिस महोदय ने बता दिया था। अब पवन जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है, रिफ्लेक्टिव हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, ये जानकारी तो किसने दे दी? कॉरियोलिस ने। लेकिन इस कॉरियोलिस ने जो महोदय ने जानकारी दी, इसी का प्रयोग करते हुए फैरेल ने अपना पवन की दिशा से संबंधित अपना सिद्धांत दिया। और सिद्धांत में क्या कहा? फैरेल के अनुसार पवन जिस दिशा की ओर जिस दिशा की ओर प्रवाहित तो हो रही है, यानी जिस तरफ पवन बह रही है, जा रही है, पवन जिस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो पवने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यूनाइटेड कॉमा क्लोज। यानी कॉरियोलिस बल का प्रयोग करते हुए फैरेल ने पवन की दिशा से संबंधित अपना जो ला दिया, नियम दिया, उसमें बताया कि पवन जिस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, जिस तरफ बह रही है, उसी तरफ क्या करें? मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे मैं आपके सामने कहूं कि आपका डायरेक्शन ये है, आप जो बैठे हो, और पवन इस दिशा में ही बह रही है, इस दिशा में बह रही है, तो कहेंगे जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं। तो इसी दिशा में मुंह करके यहां खड़े हो गए। तो फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़ेंगी? यदि उत्तरी गोलार्ध है तो आपकी स्थिति कहां है? दाईं ओर। तो फिर कैसे मुड़ा? इस रूप में। तो ये किस तरफ हो गया? दाईं। और यदि दक्षिणी गोलार्ध होता तो फिर दक्षिणी गोलार्ध होता तो इधर मुड़ते, फिर क्या हो जाता? बाईं ओर। तो सिंपल रूप में अपने को ये ध्यान रखना है, फैरेल के नियम का अनुसार जहां से भी पवन चलेगी, और देखो ये अपने वायुदाब वाले टॉपिक में एक जगह चर्चा की थी, पवने हमेशा उच्च वायुदाब से, तो ये पहली शर्त तो ये है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि वायुदाब पेटियां कहाँ कौन सी हैं, कौन सी उच्च वायुदाब पेटी है, कौन सी तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। पहले तो ये जानकारी हो, फिर आप देखना उत्तरी गोलार्ध में जब पवन चल रही है वहां अपने आप को स्थापित कर लें और फिर चेक कर लें दायां हाथ है तो उधर मुड़ेंगी, दक्षिणी गोलार्ध है तो बाएं हाथ की तरफ। समझ सकते हैं इसको? लेकिन यदि पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती तो क्या मुड़ती? नहीं। फिर यदि उसमें मुड़ने का कारण होता
तो कोई धरातल का स्वरूप हो सकता था। मान लो पवन के मार्ग में कोई ऊंचा पर्वत आ गया, तो पर्वत से टकराकर पवन की दिशा मुड़ सकती है। ठीक, कोई ऊंचा पर्वत आ गया, कोई पठारी भाग आ गया, कोई अवरोध आ जाए। ये कहा जाता है कि सामान्यतः यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, यानी अपने अक्ष पर नहीं घूमती और साथ में धरातल की एक समान सतह होती, तो पवनें सीधे ही उच्च वायुदाब से किधर चलती? निम्न वायुदाब की तरफ। अब देखिए आप इसकी जानकारियों को जिससे जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं आपके सामने ये बात रखी, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री। एक जगह अपने लिखा था समदाब रेखाएं अक्षांशों के समानांतर खींची जाती हैं, यही लिखा था। यदि मैं इस वाले पार्ट पे ये लिखा आपके सामने ध्रुव और इसको लिखा 0 डिग्री विषुवत रेखा, मैंने आपके सामने इस समदाब रेखा बना दी। जैसे मैंने यहां कहा आपके सामने, यहां कोई समदाब रेखा है जहां वायुदाब 1000 मिलीबार है। ये आपके सामने लिखा 999 मिलीबार, 998 मिलीबार है, 997 मिलीबार है, 996 मिलीबार है। वायुदाब लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। पवनें कैसे चलती हैं? उच्च वायुदाब से। तो अब आपको पता है कि पवन कहां से चलेगी? ध्रुव वाले भाग से किधर आएगी? और विषुवत रेखा के पास यहां लिख दिया 995 मिलेगा। ठीक है, इस रूप में। यदि पृथ्वी स्थिर होती और एक समान जैसा धरातलीय सतह होता या धरातलीय स्वरूप होता, कोई बड़ा अवरोध बीच में नहीं होता, तो पवन कैसे चलती? उच्च वायुदाब से। और ये सभी क्या हैं? समदाब रेखाएं, आइसोबार हैं, समदाब रेखाएं हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करूं, यदि पृथ्वी स्थिर होती और एक समान पृथ्वी का धरातल होता, तो पवनें समदाब रेखाओं को काटती समकोण पर, न्यून कोण पर, तिर्यक या तिरछे रूप में। ये काल्पनिक प्रश्न है, अजम्पशन आधारित प्रश्न है। यदि स्थिर होती तो फिर सीधी बात थी, ध्रुव से कहां आ रही है? विषुवत रेखा। ये स्थिर की दशा है। तो एक ऐसा डायग्राम बना दें और ये प्रश्न ये लिख देंगे इसमें, इसके आधार पे, यदि पृथ्वी स्थिर होती वह एक समान सतह होती, सतह का मतलब धरातल। यदि पृथ्वी स्थिर होती, वह एक समान सतह होती, तो पवनें समदाब रेखाओं, आइसोबार समदाब रेखाओं को काटती। समकोण पर।
ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि यदि पृथ्वी स्थिर होती या घूर्णन बंद हो जाता, ऐसा भी लिख सकता है कि घूर्णन नहीं करती। ये पृथ्वी स्थिर का तात्पर्य अपन के घूर्णन नहीं होता, अपने अक्ष पर नहीं घूमती और एक समान सतह या एक समान धरातल होता तो पवने समदाब रेखाओं को काटती, तब अपने का कैसे रूप में समकोण पर। अब कैसे काट रही है वो तो अब अपने सामने आएगा, लेकिन ये तो अपन एक काल्पनिक प्रश्न बनाया है। अब पृथ्वी यदि स्थिर होती तो बना लिया, प्रश्न भी लिख दिया, समकोण या फिर 90 डिग्री के अक्षांश पे, 90 डिग्री के कोण पर। और आपको ध्यान आए तो एक जगह आपने ये लिखा था प्रेशर बेल्ट के अंदर, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती तो वायुदाब पेटियां कितनी होती? 3। कौन सी होती? एक तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, एक उत्तरी ध्रुव के पास और एक, तो पवनें कैसे चलती? ध्रुव से विषुवत रेखा, ऐसी स्थिति होती। बन गया? चले आगे देखिए। अब देखिए जानकारी, अब जो वास्तविक रूप है उसकी बात करते हैं। पहले तो एक जानकारी को समझ लें कि जो अक्षांश वृत्त किस रूप में, देखो एक बार ध्यान दे इधर वाले पार्ट पे, ये मैंने इस तरीके से आपके सामने बनाया। जैसे पृथ्वी पे नॉर्थ पोल है ऐसे ही दक्षिण में साउथ पोल है। मैं आपको उत्तरी ध्रुव की जानकारी दिखा रहा हूं जिससे एक बार आपको जानकारी पता चले। ये सबसे बड़ा वृत्त है और सबसे बड़ा जो वृत्त है ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री। पृथ्वी के बीचों बीच जो सबसे बड़ा, जिसको ग्रेट सर्किल कहते हैं, वृत्त, वो कितना है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसको आप क्या कहते हो? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके बाद जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में जाएंगे अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जाएगा। कैसे छोटा हो रहा है देखिए आप इस रूप में। फिर मैं देखा इसके बाद ये अगला अक्षांश है, फिर उससे अगला ये है जो बन रहा है इस रूप में। और ये मैं आपके सामने इस रूप में दिखाना चाह रहा हूं। अब इस विषुवत रेखा से जब आप उत्तरी ध्रुव की तरफ गए या दक्षिणी ध्रुव की तरफ गए तो देखो अक्षांश वृत्तों का आकार कैसा होता जा रहा है। और ध्रुव है जिसको आप नॉर्थ पोल कह रहे हैं, जिसको आप ध्रुव कह रहे हैं, वो भाग कैसा है? डॉट है, बिंदु है। ठीक है, इसका जैसे मैं कह दूं ये आपके सामने 0 है, ये 20 डिग्री है, 50 है, ये 80 है, ये आपके सामने 88 है, ये 89 डिग्री है। और 89 के बाद 90 वाला पॉइंट क्या है? डॉट बिंदु है जिसको आप नॉर्थ पोल कह रहे हैं। और इस 89 डिग्री से यहां तक 1 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का कोण बनता है चारों तरफ से। और उसी के आधार पर उस बीच वाले बिंदु को नाम क्या रख दिया अपन ने? उत्तरी ध्रुव। ध्रुव वास्तविक रूप में जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बिंदु है। और क्या बिंदु वृत्त होता है? भूगोल की भाषा में ये तो अपन के अक्षांश वृत्त हैं, लेकिन जहां आप कहें कि डॉट वाला पार्ट है जिसको आप बिंदु कह रहे हैं, भूगोल में इसको डॉट या बिंदु कहते हैं। लेकिन गणित की शब्दावली में जिसको आपने डॉट बनाया है, ये वाला डॉट, ये डॉट भी कहता है वृत्त है। गणित में कहता है कि वृत्त है। और वृत्त कैसा है? जो 0 रेडियस है।
रेडियस का मतलब त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या क्या है, 0 है। कोई प्रकार में आप त्रिज्या नहीं भर सकते, अब जिसके आधार पर वृत्त बना दें। ये कहते 0 रेडियस वाला एक वृत्त है। जबकि अपन जब भूगोल की बात करें, जहां लेखन से संबंधित और जहां विभिन्न आलेख और आरेख बनाते हैं, उसमें अपन देखते हैं तो इसको नाम क्या देते हैं, अपन बिंदु कहते हैं या डॉट कहते हैं। अपने को गणित वाली बात में नहीं जाना है। ये बिंदु भी एक वृत्त का ही जैसा है, जिसका जो अपन के रेडियस 0 है, बल्कि यहाँ ये अपने का बिंदु है, जिसको अपने का उत्तरी ध्रुव है, डॉट वाला भाग। अब बात है कि पूरी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व कितने घंटे में चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर 24 घंटे। ये 0 डिग्री वाला जो अक्षांश वृत्त है, जो सबसे बड़ा, ये भी कितने घंटे में घूमता है, 24। और ये मैं कह दूं आपके सामने कि ये 88 डिग्री है, ये भी एक चक्कर कितने समय में लगाता है, 24। और ये 89 डिग्री वाला भी कितने समय में, 24। इसका मतलब सारे अक्षांश के जो वृत्त वाले भाग हैं वो एक साथ घूम रहे हैं। कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं? तो क्या सभी जगह गति बराबर है? गति ज्यादा कहाँ है? विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे तेज है, सबसे तेज है, तीव्र है। और सबसे कम कहाँ है? ध्रुव। ध्रुव वाला तो डॉट है, बिंदु है, तो वो तो वही घूम रहा है। तो सबसे तेज गति कहाँ हुई? विषुवत रेखा। उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। जैसे जैसे अक्षांश वृत्त का आकार छोटा होता गया, घूर्णन गति घटती गई है। और सबसे तीव्र अपने का है 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब देखिए आप, जो अपन कहें पृथ्वी जो घूम रही है, जो घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल कैसे उत्पन्न हो रहा है। ये मैं आपके सामने इस तरीके से बनाया कि ये तो आपके सामने नॉर्थ पोल है और ये भाग आपके सामने साउथ पोल है। ये आपके सामने बीचों बीच कितने डिग्री है? 0 डिग्री। और ये आपके सामने मैंने अक्षांश बना दी कुछ, ये अक्षांश वाली लाइनें हैं। यदि अपने का पृथ्वी स्थिर होती और मैंने आपके सामने कह दिया यहां तो कैसा वायुदाब है? निम्न वायुदाब। और यहां कैसा वायुदाब है? उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर। यहां भी कैसा वायुदाब है? उच्च वायुदाब। यदि इसके आधार पे यदि आप बात करते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, जैसे मैंने कहा कि ये काल्पनिक रूप से आपके सामने लाइन खींच दी, बल्कि आपको पता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, टिल्ट है, अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैंने कहा कि जब इस स्थिति के अंदर आप देखते हैं तो ये दिशा तो कौन सी है? पूर्व। और इधर कौन सी है? पश्चिम। पृथ्वी ऐसे घूमती है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? इस तरीके से यूं घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अब देखिए पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो जब स्थिर थी, जब तो आपने देखा पवनें कैसे रूप में आ रही थी, सीधी ध्रुव से कहां पहुंची? सीधे विषुवत रेखा पे। अब देखिए आप, यहां से सारा भाग पृथ्वी का एक साथ घूम रहा है। यहां से आपने एक बॉल फेंकी उत्तरी ध्रुव से, कहां के लिए? विषुवत रेखा के लिए। जैसे ये बॉल यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लिया और पृथ्वी घूम रही है, तो जैसे आपने बॉल को फेंका, तो फेंकने के बाद यहां जब तक पहुंचेगी तब तक ये पृथ्वी का भाग यहीं रहेगा क्या? ये आगे क्या होगा? धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मैं कहूं कि इसके ठीक सामने
ये जो ए बिंदु था इसके सामने ठीक ए वाला जो बिंदु था ये क्या हो गया, आगे चला गया, और ये मैंने कह दिया आपके सामने यहां आ गया। इतना स्थान ये आगे बढ़ गया, और इस स्थान पे कोई इधर वाला भाग था वो आ गया। इधर जो भाग था जितना आगे गया तो इधर वाला भाग यहां आ जाएगा, और ये स्थान यहां आ गया इस जगह। बॉल जब फेंकी उस समय ये जो आपके सामने मैंने कहा बी बिंदु तो यहां था, और इसके सामने वाला ये बिंदु था, लेकिन जब बॉल यहां पहुंची आकर गिरी तब तक ये भाग कहां पहुंच गया, यहां, और ये वाला भाग कहां पहुंच गया, यहां। तो जो बॉल आके कहां गिरी, बी वाले भाग पे। इसलिए जो ये कहा गया है कि यहां से जो पवन है वो धीरे धीरे इस रूप में ऐसे विक्षेपित होती है। जो बॉल चली थी जिसको आपने फेंका था वो ए वाले बिंदु पे नहीं गई, वो कहां जाके गिरी, बी वाले पॉइंट पे। जब ये स्थिति इसमें ये कहां से गिरा आपने, ध्रुव, उसका कारण था यहां गति क्या है, तेज, और यहां गति क्या है, सबसे घूर्णन गति। अब मैं कहूं कि मान लो आपने कहा कि नहीं, वो व्यक्ति यहां के खड़ा हो गया, कौन से स्थान पे, इस वाले स्थान पे। पहले तो कहां था 90 डिग्री, अब ये कितना आ गया, 20 डिग्री नॉर्थ पे आ गया। यहां से बॉल फेंकेगा तब भी उतना ही समय लगेगा का पहुंचने में, अब समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अब देखो आप, जब यहां से फेंका तो पता चला ये स्थान इतना ही आगे गया, इसका मतलब अब बॉल कहां आके गिरी, इस वाले भाग में। तो आप बताइए, जब आप ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आए तो पवन के विक्षेपण में कमी आई या जो अपन की वृद्धि हुई, भाई यहां से देखा इतनी वृद्धि है, और यहां से फेंक रहे तो यहां से यहां तक की वृद्धि है, तो ज्यादा विक्षेपण किसमें हुआ, ध्रुव वाले भाग से। इसलिए कहा जाता है कि ध्रुव से जैसे जैसे विषुवत रेखा की तरफ आएंगे वैसे वैसे कोरियोलिस बल का मान कम होगा, क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कोरियोलिस बल का मान। अब आप यहां खड़े हो, आपका मुंह ऐसे इधर, जैसे मैं खड़ा हूं, दायां हाथ किधर, इस तरफ, इधर ही है। ये पवन किस तरफ मुड़ी, कौन सा गोलार्ध है ये, उत्तरी गोलार्ध, किस तरफ मुड़ी, दाईं ओर। अब दक्षिण में चेक करो, दक्षिण में आपने देखा यहां से आपने कोई बॉल वस्तु फेंकी और वो यहां जानी थी, लेकिन जब ये यहां पहुंची तब तक ये भाग कहां पहुंच गया था, ये आगे पहुंच गया था, और ये जब बॉल गिरी तो ये किस वाले भाग पर गिरी थी, बी वाले। तो अब ये बिंदु कहां चला गया, ये वाला भाग। और अब आपकी दृष्टि के अंदर ये तीर है, अब आप देखिए तो ये पवन किस रूप में मुड़ी, दाएं या बाएं, अब बाईं ओर। ये ऊपर वाला तो कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, बस इतना ही टर्म का डायरेक्शन का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात जो आप देखेंगे कि ये जो धीमी गति, यहां की गति में भी अंतर है, क्योंकि यहां इसकी अपेक्षा यहां तेज गति है, इसकी अपेक्षा यहां सबसे तेज गति है, और कोई व्यक्ति यहीं खड़ा है, कहां, विषुवत रेखा पे, और अब विषुवत रेखा पे ही डालेगा बॉल को, तो क्या उसके समय में अंतर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है जो विषुवत रेखा है ये सबसे तेज गति है, जो घूर्णन, यहां कोरियोलिस बल का मान शून्य होता है, या दूसरा शब्द यूं कहते हैं न्यूनतम होता है। तो ऐसा एक डायग्राम बना दें, और यही जानकारी फेरल ने दी है। फेरल ने इस डायग्राम के आधार पे कहा है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं।
पछुआ पवन भी, पछुआ पवन का संबंध नहीं है यहाँ, या तो सभी पवनों की बात है, यहाँ कोई अस्थायी पवनों की बात कोई कर रहे हैं, कंप्लीट पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पछुआ पवनों पे लगा देना, उस पे भी यही नियम लागू होगा, किसी पे भी लागू कर दे। व्यापारिक है, पछुआ है, दूरी है, सबका एक ही संबंध है। आप ये देखो, पवन जहां से चल रही है वहां से जिस दिशा में जा रही है उससे देखे उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। पवन जब चलने के बाद जहां पहुंच रही है वो किस बिंदु पे पहुंच रही है, उस वाले बिंदु से उस तीर को मिलाना है। आपको दिख रहा है कि जो आपके सामने जो बी वाला बिंदु है, ये जब पवन पहुंचेगी तब ये कहां जाएगा, ए वाले स्थान पे पहुंच जाएगा घूमते हुए। लेकिन पवन इस वाले बिंदु पे आएगी तो अभी वो बिंदु कहां है, अपन कहें बी वाले बिंदु पे है। और जैसे यहां से बॉल डालने के बाद जब यहां तक बॉल पहुंचेगी तब तक ये भाग घूमते हुए कहां जाएगा, ए वाले स्थान पे पहुंच जाएगा और फिर बॉल गिरेगी। पृथ्वी के घूर्णन से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? हाँ वो ठीक है, आपकी वाली बात 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, वो तो एग्जैक्ट है। लेकिन आपको दिन मान रहे हो, वो एक घूर्णन सामान्य तौर से कितना मानते, 24, वो तो एग्जैक्ट है, उतना ही है जो आप बता रहे हो वही है। लेकिन उसको अपन पूर्णांक में क्या लिखते हैं, 24 घंटे लिखते हैं। मतलब आप यूं समझे कि जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है तब उसको अपन क्या कहते हैं, एक घूर्णन चक्र अपना पूरा कर लिया, अपने अक्ष पर घूम ली। एक बार डायग्राम को बना लें, फिर एक बार अपन इस पे चर्चा करते हैं कि किस रूप में पवन मुड़ रही है, उससे एक बार आपको समझ में आई जानकारी। चिकनी सतह से अपवर्तन नहीं बताया था, उससे तो परावर्तन बताया था, रिफ्लेक्शन होता है। यानी जितनी चिकनी सतह होगी उतना ही ज्यादा सूर्य के प्रकाश या स्पेक्ट्रम का अपन कहें ऊर्जा का परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता है। ये कोई विद्यार्थी है कह रहा है कि साहब आपका जो नियम है वो गलत है। यूं कह रहा है कि आपने बताया था कि चिकनी सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, लेकिन ये भूल गए कि परावर्तन है। लेकिन 2 दिन से अवशोषण हो रहा है खेत में और काले पड़ गए हम। भाई मैंने कहा था क्रीम उरीम लगा के जाओ खेत। ये कह रहा 2 दिन से खेत में लग रहे हैं तो कह रहे हैं काले पड़ गए। अच्छा है खेत में काम कर रहे हैं तो उससे एक
मोटिवेशन मिलता है, ये लगता है कि हाँ इतने धूप में इतना जब काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो और ज़्यादा आदमी काम करता है। नियम तो भाई सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। पछुआ को भी समझाएं। अभी बात करते हैं आप वाली। इसमें फिर एक बार बात करूं या किसी को कोई प्रश्न है इसमें? मैं फिर एक बार चर्चा कर देता हूं आपसे। देखिए एक बार ध्यान दें। बना लिया सभी ने? देखो पहली बात जो आप देखें कि यहां से किसी व्यक्ति ने बॉल को फेंका, यदि स्थिर होती है तो वो बॉल सीधी आके कहां गिरती? यहां गिरती। यही था। अब पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूरा ऐसे घूम रही है। तो जैसे ये बॉल फेंकी, यहां तक जब बॉल पहुंची तब तक ये स्थान यहां नहीं था। ये स्थान कहां चला गया? आगे की तरफ आ गया। और जब इधर आया तो जब ये बॉल आके पहुंची तब कौन सा स्थान पहुंचा? बी वाला स्थान यहां पहुंच गया था और बी वाला स्थान पे आके गिरी। इसका मतलब जब अपन ने यहां से पवन की डायरेक्शन दिखाई है, जो पवन यहां से चली है जब यहां पहुंचेगी तो किस बिंदु पे पहुंचेगी? बी वाले पे। इसलिए अपन ने ये धीरे धीरे इसको क्या दिखाया है? विक्षेपण दिखाया है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़ रही है? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट स्थिति होगी तो कैसी बन जाएगी? है तो इधर ही, है तो इधर ही। फर्क इतना है, अब आपका मुंह इधर था, यहां आपका मुंह इधर हो गया। तो अब आपका कौन सा हाथ आ गया? बायां। तो अपन के बाईं ओर। एक विद्यार्थी ये कह रहा है कि पछुआ पवनों को समझाइए। पछुआ पवनों की जब बात आएगी तो उसमें अपन बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ एक छोटे से डायग्राम से आपके सामने बात रख दूं। देखो आपने कहा किसी ने यहां से कोई बॉल फेंकी और यहां जानी थी। पछुआ पवनें ऐसे ही चलती हैं, जिसको आप यूं कह दो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु। यहां से जैसे बॉल फेंकी तो ये यदि स्थिर होती तो यहां चली जाती, लेकिन पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है। और घूमते घूमते ये जो स्थान जो मैं कहूं आपके सामने ए था, यहां से बॉल जब यहां पहुंची तो ये स्थान अपन का यहां पहुंच गया। कौन से स्थान पर? आगे। और पवन इस वाले स्थान पे पहुंचेगी तो पवन धीरे धीरे कैसे मुड़ गई? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। इसलिए पछुआ पवन ऐसे दिखाते हैं। भाई पवन को आपको वहां दिखाना है जहां पवन पहुंचनी है। जब आपने इस स्थान से फेंकी, यहां जानी थी, लेकिन ये स्थान यहां नहीं है। ये स्थान कहां चलेगा? घूमते हुए आगे। तो ये आगे चला जाएगा। ये स्थान यहां आ गया। अब पवन यहां पहुंची इस स्थान पे मुड़ते हुए, तो अपने किस तरफ कह दिया? दाईं तरफ। क्योंकि ये केवल आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है। इधर की जब आपने बात की इस तरीके से तो आपको पता था कि ये बी वाला बिंदु सामने आया था। जब बॉल यहां तक पहुंची तब तक कौन सा बिंदु आ गया था? बी। तो जो पवन आ रही है वो सीधी किस वाले बिंदु पाएगी? बी। तो आपने इसको इस डायरेक्शन में दिखाया। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसी तरफ है? दाईं तरफ। समझ गए शायद? कोई कंफ्यूजन है क्या? दूसरी बात आप ये ध्यान रखना, जहां सबसे ज्यादा घूर्णन गति है वहां न्यूनतम कोरियोलिस बल है। और घूर्णन गति सबसे ज्यादा कहां है? विषुवत रेखा। और इसलिए अपन कहते हैं विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम होता है या 0 होता है। या पवनें बिल्कुल सीधे रूप में मुड़ती नहीं है, और नहीं मुड़ती है तो इसलिए यहां चक्रवातों की उत्पत्ति भी नहीं होती है। एक प्रश्न आएगा आगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब बात करेगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा के पास उत्पन्न नहीं होते। तो ये कथन क्या है? सही है। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ कोरियोलिस बल अभाव पाया जाता है या शून्य होता है, इसलिए अपन के पवनें मुड़ती नहीं है। अब देखिए अपने का न्यूनतम कोरियोलिस बल कहां हुआ? न्यूनतम कोरियोलिस बल या विक्षेपक बल वो तो कहां है अपने का? विषुवत रेखा। और अधिकतम
ध्रुवों पर। तो चलिए इस डायग्राम में देखिए, ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, ये 80 डिग्री। जैसे जैसे अक्षांशीय मान बढ़ते जाते हैं, कोरियोलिस बल का मान घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। यानी जैसे जैसे अक्षांशों का मान बढ़ेगा, कोरियोलिस बल का मान भी बढ़ेगा। ठीक। दूसरी बात, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कोरियोलिस बल का मान या विक्षेपक बल का मान बढ़ता है। या कहें ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर कोरियोलिस बल का मान, और यदि मैं कह दूं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाते समय कोरियोलिस बल का मान, उत्तरी ध्रुव से चले कहां, तो यहां तक तो क्या होगा? घटेगा, और फिर समझ गए होंगे शायद। तो अब लिखना है इसकी जानकारी नीचे। पृथ्वी की सबसे तीव्र घूर्णन गति, इसे में लिखना, पृथ्वी की सबसे तीव्र घूर्णन गति, तीव्र का मतलब सबसे तेज, पृथ्वी की सबसे तीव्र घूर्णन गति विषुवत रेखा पर होती है। तीव्र घूर्णन गति, रोटेशन, विषुवत रेखा पर होती है। सबसे तीव्र गति विषुवत रेखा पर होती है, जहां कोरियोलिस बल का मान, यानी विषुवत रेखा पर जहां कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम या 0 होता है। न्यूनतम कह दें या फिर दूसरा शब्द क्या कह सकता है? 0, यानी शून्य। कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम या 0 होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अर्थात अधिकतम कोरियोलिस बल ध्रुवों पर होता है। ध्रुव का मतलब उत्तरी ध्रुव कह दें या दक्षिणी ध्रुव कह दें। अधिकतम कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर होता है। इसे में लिखना आगे पैरा चेंज करके, अक्षांशों के मान, अक्षांशों के मान बढ़ने के साथ साथ, मान बढ़ने के साथ साथ अक्षांशीय मान कह दें, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री ध्रुव है। अक्षांशों के मान बढ़ने के साथ साथ कोरियोलिस बल, कोरियोलिस का मतलब विक्षेपक बल, अक्षांशों के मान बढ़ने के साथ साथ कोरियोलिस बल समानुपाती रूप में बढ़ता है।
समानुपाती का मतलब अक्षांशों का मान बढ़ेगा तो कोरियोलिस बल का मान भी बढ़ेगा, घटेगा तो कोरियोलिस बल का मान भी तो समानुपाती रूप में बढ़ता है। अगला नेक्स्ट अगली लाइन लिखना, कोरियोलिस बल यानी विक्षेपक बल, कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवन की दिशा में विक्षेपण होता है। विक्षेपण कह दे, मुड़ाव कह दें, यानी कोरियोलिस जो इफेक्ट है उसके माध्यम से पवन की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसमें अपन का परिवर्तन होता है। पवन की दिशा में विक्षेपण या मुड़ाव होता है, जबकि पवन की गति कह दें या वेग कह दें, जबकि पवन की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, पवन क्या हो रही है, अपनी मूल दिशा से डिफ्लेक्टिव हो रही है, मुड़ रही है, लेकिन इस विक्षेपण बल से जो अपन के किस पे प्रभाव नहीं हो रहा है, उसका वेग घटेगा या बढ़ेगा उससे संबंध नहीं है। तो पवन की गति या वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे लिखना, यदि मैं आपके सामने कहूं कि एक विषुवत रेखा के पास पवन चल रही है, एक ध्रुव के पास पवन चल रही है, तो ज्यादा विक्षेपण बल किस पवन पे होगा? ध्रुव के पास, क्योंकि विषुवत रेखा पर तो बल क्या है, जब आप बात करेंगे जैसे परमानेंट जो विंड है, प्रीवेलिंग विंड है, व्यापारिक है, पछुआ है, ध्रुवीय पवने, तो पता चलता है ध्रुवीय पवनों पर डिफ्लेक्टिव फोर्स का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है।